नमस्कार, मैं स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। बजट सत्र को तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण के सीएम चर्चा। धामी ने गिनाई सरकार को उपलब्धियां, कहा विकल्प राहत संकल्प के साथ काम करे यह सरकार। मंदिर में गैर हिंदुओं को बैन के मामले में सीएम धामी ने कहा सरकार के पास नहीं है विकेटेशी का फैसला, एक्ट के मुताबिक आगे का फैसला सरकार। गैर चरण में चले दौरान सत्र के दौरान डीजीपी के बैठक, पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षा की व्यवस्था पर चर्चा, सुनाई समस्या, कहा जल्द की जाएगी समस्या को दूर। बजट सत्र का आज चौथा दिन। कांग्रेस के विधायक स्पीकर ने लगाया बड़ा आरोप, कहा सदन में विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुन रही है स्पीकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भरोड़ी शरण में स्थित विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियां, नीतियों की भविष्य योजना को विस्तृत खाका प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का विकल्प राहत और संकल्प के साथ उत्तराखंड की समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने ही संबोधन शुरुआत में देवभूमि और देव देवताओं की दिशा के लिए बलिदान देने वाले शहीद और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के निर्माण के लिए अपने ही स्वस्थ नचवार करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और संघर्ष के कारण आज उत्तराखंड के विकास नई ऊंचाई की ओर से अग्रसर है। कि बीते 4 वर्षों में उत्तराखंड अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आज पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तराखंड हमको सराह रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बद्री केदार मंदिर समिति फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के सामने आए। उन्होंने कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति ये फैसला अभी सरकार के पास नहीं आया है, सबसे पहले सरकार के संबंध में बने एक्ट के अध्ययन नियम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर सभी तीर्थ पुरोहितों की संबंधित और स्कॉट होल्डर्स के साथ चर्चा पर पहले से ही बनाए गए प्रधानमंत्री के प्रावधान में देखे जाने वाले बाद ही सरकार की आप कार्रवाई करी जाए। गौरतलब है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति अपने ही बजट में बैठक अधीन आने वाले 47 मंदिर को गैर हिंदुओं के प्रवेश में प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पारित किया गया है। इस समिति के अनुसार निर्णय धामी और पवित्रता सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ त्रिगुण नारायण के नरसिंह विश्वनाथ और ओमकेश्वर कालीमठ जैसे अन्य मंदिर की शामिल भी है। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है, उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। बद्री केदार मंदिर ने भरोड़ी शरण विधानसभा सत्र के सुरक्षा तैनात पुलिस कर्मियों के अधिकारियों के साथ दीपम सेठ ने और औपचारिक बैठक में इस दौरान ड्यूटी के दौरान आने वाले समस्याओं को पुलिस कर्मियों के द्वारा दिए गए सुझाव की चर्चा की गई। डीजीपी के दीपम सेठ ने कहा कि पुलिस कर्मी विषम परिस्थितियों के याद अपने ही ड्यूटी निभा रहे। उन्होंने बताया कि कई बार जिला के तैनात पुलिस कर्मियों के साथ संवाद नहीं हो पाता, इसलिए इस बैठक के माध्यम से उनसे बातचीत करने की उनकी समस्या को सुझाव और जाना गया है। एग्जैक्टली यही है वो मैंने एक तो आपको बताया कानून व्यवस्था को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि इतने यहाँ ऐसे टेरेन में विषम परिस्थितियों में जब भी यहाँ पे फोर्स का लगना होता है, भारी संख्या में पुलिस बल आता है, उनके रहने की जो साधन है वो सीमित है। कई लोगों को अलग से उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। खाने का बहुत संतोषजनक व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हम छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ जो, क्योंकि सबको पुलिस मुख्यालय आने का, देहरादून आने का, अपने सुझाव देने का वो हमारे
एक हायरार्की और सिस्टम की डिसिप्लिन की वजह से अवसर नहीं मिलता है। तो आज यही हम लोग छोटे ग्रुप्स में उनसे अनौपचारिक बात सबसे करके और उनके सुझाव, उनकी कोई समस्या, कोई निजी समस्या हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर से रिलेटेड चीज हो, तो ये वार्ता करके आज हम फीडबैक ले रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके ड्यूटीज के बारे में भी, उनके जो विवेचना कार्य है उसके बारे में, जो नए हमारे कानून आए हैं, बहुत सारे विषयों पे आज जो है वो इनफॉर्मल सबके साथ इंटरेक्शन हुआ है। भरौडी सैंड विधानसभा स्तर के सुरक्षा तैनात पुलिसकर्मियों के अधिकारियों के साथ दीपम सेठ की औपचारिक बैठक ने इस दौरान ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को पुलिसकर्मियों के द्वारा दिए गए सुझाव पर चर्चा की गई। डीजीपी के दीपम के सेठी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के विषम और परिस्थितियों के यहाँ अपनी ही ड्यूटी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बार जिला के तैनात पुलिसकर्मियों के सीधे संवाद में नहीं हो पाता, इसलिए बैठक के माध्यम से उनसे बातचीत, उनकी समस्या को सुझाव जाना गया है। एग्जैक्टली यही वो मैंने एक तो आपको बताया कानून व्यवस्था को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरी चीज ये थी कि क्योंकि इतने यहाँ ऐसे टेरेन में, विषम परिस्थितियों में जब भी यहाँ पे फोर्स का लगना होता है, भारी संख्या में पुलिस बल आता है, उनके रहने की जो साधन है वो सीमित है। कई लोगों को अलग से उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। खाने का बहुत संतोषजनक व्यवस्था कई बार नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हम छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ जो, क्योंकि सबको पुलिस मुख्यालय आने का, देहरादून आने का, अपने सुझाव देने का वो हमारे एक हायरार्की और सिस्टम की डिसिप्लिन की वजह से अवसर नहीं मिलता है। तो आज यही हम लोग छोटे ग्रुप्स में उनसे अनौपचारिक बात सबसे करके और उनके सुझाव, उनकी कोई समस्या, कोई निजी समस्या हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर से रिलेटेड चीज हो, तो ये वार्ता करके आज हम फीडबैक ले रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके ड्यूटीज के बारे में भी, उनके जो विवेचना कार्य है उसके बारे में, जो नए हमारे कानून आए हैं, बहुत सारे विषयों पे आज जो है वो इनफॉर्मल सबके साथ इंटरेक्शन हुआ है। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। सदन के अंदर बाहर और विपक्ष के नेता सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोल विधानसभा के अध्यक्ष कार्यशिला पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष में विपक्ष के विधायक बात नहीं सुनते और सदन में उनकी आवाज दबाई जा रही है। आप देखिए जिस तरह से स्पीकर महोदय का रवैया है वो तमाम दिख रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। विपक्ष के 22 विधायक की आवाज दबाई जा रही। अरे हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं, प्रदेश की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता चाहते हैं हमारी विधायक विधानसभा हमारी समस्याएं उठाए, उसके निदान के लिए काम करे, सरकार जवाब बनाए। लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही से भाग गई। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, साल में 60 दिन विधानसभा चलती है, 28 दिन की विधानसभा। ये सरकार 4.5 साल में 32 दिन विधानसभा चलाने नहीं दी गई, और उसमें भी जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है उस अकाउंटेबिलिटी से सरकार भाग रही है। ये सरकार इस प्रदेश को उस रास्ते पे ले जा रही है जहां बर्बादी है। लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के वर्तमान बोर्ड के 2 वर्ष के पूर्ण होने पे आयोजित संगोष्ठी के दुग्ध और उत्पादक के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दुग्ध और संघ की उद्योगी मुकेश के बारो ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक सप्ताह के अवसर पर 1000 से अधिक महिला दुग्ध उत्पादों की मौजूदगी में आगामी अप्रैल महीने के दुग्ध और मूल्य के 2 रुपए के प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुग्ध और संघ के उद्देश्य में दुग्ध उत्पादों की सर्वगुण विकास करना, इस दिशा में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल को ये बढ़ रही है दर के लागू होगी। साथ ही दुग्ध और संघ की जल्दी 1,50,000 लीटर दूध के उत्पादों के लक्ष्य भी हासिल करने की दिशा काम कर रही है। कमेटी को आज 2 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने जो 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसको हमने 11 मार्च को मनाने का निर्णय लिया था। आज जनपद की लगभग 600 समितियों से लगभग 1000 जो महिला उत्पादक हमारे पास 1000 की संख्या में यहाँ पर आई हैं विभिन्न समितियों से,
वो इस आशा के साथ आई है कि नैनीताल दुग्ध संघ अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए क्या काम करता है। और आज मातृ शक्ति को हमने तोहफे के रूप में अपने 34,000 दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये लीटर दुग्ध मूल्य उत्पादकों का बढ़ाया है 15 अप्रैल से। उसके लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे। और दूसरी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनाए जाने के लिए दिए गए बयान के बाद प्रदेश सियासी तेज हो गई है। गणेश गोदयाल ने अपने ही एक साक्षात्कार में कहा कि यदि गैरसैंण की सियासी राजधानी नहीं बनी तो उनकी शहादत भी होगी। इस बयान को प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्ता जोशी ने कहा कि गणेश गोदयाल वरिष्ठ विधायक, लेकिन वो जब 2012-17 के महत्वपूर्ण पदों पर थे तब उन्होंने गैरसैंण की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देने से पहले चाहे वो सोच लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अमरिंदर सिंह ने विशिष्ट कहा कि गणेश गोदयाल जुबान के पक्के व्यक्ति और जो कहते हैं धरातल में उतरने के लिए भी प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 जनता को मौका दिया जाएगा, गैरसैंण की स्थायी राजधानी बनने की भी दिशा कदम उठाए जाएंगे। चलने नहीं देना चाहती या बीजेपी सत्र चलाना नहीं चाहती। आप हैरान हो जाएंगे, पिछले 5 सालों के सत्र चलाने के जब आप आंकड़े देखेंगे, पिछले 9 सालों का ये 9 सालों में ही आप देख लीजिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। पिछले 2022-23 में सत्र 8 दिन चला। ये राज्य इसलिए बनाया गया कि यहाँ का जो विधानसभा का सत्र होगा वो 8 दिन चलेगा। इस पर्वतीय राज्य की जो समस्याएं हैं उनके लिए आप 8 दिन का समय भी नहीं दे सकते। इसलिए उत्तराखंड के राज्य ने ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की सरकारें आपको दी। तो इनके विधायक क्या कह रहे हैं? इनके विधायक कह रहे हैं कि गैरसैंण में सत्र आहूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां ठंडा है, इनको ठंड लगती है, इनको अपने ऑक्सीजन लेवल को लेकर के चिंता में है, अपने शरीर को लेकर के चिंता में। देखिए, गणेश गोदयाल जी तो वरिष्ठतम विधायक रहे हैं, 2002 में विधायक बन गए थे, तब उनको गैरसैंण की याद नहीं आई थी। 2012 से 17 तक महत्वपूर्ण पदों में रहे और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण पद में हैं। और इस तरीके के बयान देने से पहले या इस तरीके की बात करने से पहले उनको सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब किसने रोका था उनको? गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किसने रोका था? कांग्रेस की सरकार रही, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, तब तो ये आपसी में उलझते रहे। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए ऋषिकेश नगर निगम के अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त गोपाल राम का बिनवाला व्यापार मंडल टैक्सी ऑटो ठेला संचालक साथ बैठक के साफ कर दे। यात्रा के दौरान सड़कों पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में कई स्थानों की नालियां और फुटपाथ जैसे अतिक्रमण के कारण पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन के सीजन में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पर्यटकों की संख्या बढ़ते चलते सड़कों पर दबाव बढ़ रही है। ऐसे में नगर निगम की चेतावनी दिया गया, यदि लोगों का स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया कार्रवाई तो सामने जब्त भी किया जाएंगे, हजारों रुपए के जुर्माने भी लगाए जाएंगे। नगर आयुक्त ने भी कहा कि अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई दौरान किसी भी तरह की नैतिगिरी और दबाव बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज जो ऋषिकेश शहर है, यहाँ पर आगामी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ होगी और इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण भी होना है और एनकैप के तहत भी सर्वेक्षण होना है। ये बहुत सारे इश्यूज को लेकर के एक बैठक व्यापार मंडल, ऑटो रिक्शा, रेहड़ी ठेली और विभिन्न ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित यूनियंस के खाद और संबंधित अधिकारियों के साथ रखी गई थी और जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो नालियां हैं उनको अतिक्रमण मुक्त रखें। जो त्रिवेणी घाट है वहां पर किसी भी प्रकार का खान पान से संबंधित रेहड़ी ठेली और इस प्रकार के चीजें न जाए और उसको साफ और सुंदर बनाए रखें त्रिवेणी घाट को। देहरादून की शांत फिजाओं के बीच एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आया। प्रेमनगर के थाना क्षेत्र में जंगल के भीतर एक अज्ञात महिला की सड़क गला शव और मिलने इलाके में हड़कंप मच गई। बाल सुंदरी मंदिरा के पास जंगल में मिली एक लाश को राजधानी के कानून की व्यवस्था में कई सवाल खड़े किए गए। शुरुआती जानकारी से मुताबिक शव करीब 4 और 5 दिन के पुराने बताए जाए। हैरानी की बात यह कि कई दिन में जंगल में लाश पड़ी रही लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलते ही पुलिस एफएसएल के चीफ के मौके पे पहुंचे, लक्ष्य की जुटाई गई। एसएस और देहरादून की प्रेमेंद्र डोभाल ने मौके पे पहुंचकर मामले की जांच को निर्देश। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अब पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत का कारण खुलासा हो सके।
इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध के असर में अब उत्तराखंड के भी देखने को मिल रहा है। राज्य के कमर्शियल और एलपीजी में गैस सिलेंडर के भारी और कमी की खबरें सामने आ रही है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक काफी प्रभावित हो रहे हैं। शहर में कमर्शियल और स्टॉक तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिसके कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि मसूरी, देहरादून के हरिद्वार कमर्शियल गैस उपलब्ध कम होना सूचनाएं मिली। इसके बाद भी उन्होंने इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अवगत को बात करने से कहा। हालांकि उनसे यह भी स्पष्ट किया गया कि घरेलू गैस आपूर्ति फिलहाल सामान्य स्थिति से लगातार नजर रखे जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं के पलायन के एक बड़ा कारण बनती जा रही है। कांग्रेस के नेता राज्यपाल के वशिष्ठ भाजपा सरकार के पहाड़ों के लगातार हो रहे पलायन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं, खराब स्थिति, रोजगार समिति अवसर को जंगली जानवर, बढ़ते आतंक के लोगों के अपने गांव छोड़ने के मजबूर कर रहे हैं। उनका कहना है कि समस्याओं को समाधान और निकालने की सरकार अब तक नाकाम साबित हुई है, जिसके चलते पहाड़ों का पलायन लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य का जो हमारा ढांचा है वो बिल्कुल पहाड़ों में खत्म है, तो आखिर आदमी पहाड़ों में रहे तो रहे क्यों? रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आपने कृषि खत्म कर दी है, तो इसलिए पलायन बढ़ रहा है। और एक बहुत ही वो स्थिति इस समय नाजुक स्थिति पहाड़ों की बन चुकी है कि जबकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही तनाव के बीच खाड़ी दिशा में फंसे जनपद के पीड़ा लोगों के और सकुशल घर वापसी को लेकर पीड़ा पुलिस अलर्ट और बोर्ड पर हो गई। कोटवारा जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि खाड़ी के दिशा देश और यूएई की सऊदी अरब और कतर के कुवैत सर अन्य देशों में रहे लोगों के लिए सरकार की नए QR कोड ऑनलाइन के लिंक जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से विदेश में रहे प्रवासी भारतीय दूतावास अपने ही पंजीकरण करा सकते हैं, ताकि किसी भी स्थिति में उन्हें तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने परिजनों से भी अपील की कि संबंधित लिंक के माध्यम से जानकारी दी जाए, कराएंगे, जरूरत पड़ने पर त्वरित और मदद भी पहुंचाई जा सके। हमारे पास सूचना इसकी प्राप्त होती है तो इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा और उसके माध्यम से हमारे पुलिस मुख्यालय को एक जो SOP जारी की गई है, जिसमें एक QR कोड या फिर एक वेब लिंक दे रखा है, जिसमें ऐसा कोई अगर हमें डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को हमें वो सूचित करना है कि वो QR कोड को स्कैन करके एक फॉर्म जनरेट होगा, जिसे वो भरे और अपनी संबंधित के बारे में जो जानकारी है वो हमारे माध्यम से और हमारे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से वो विदेश मंत्रालय को जाए, ताकि उस पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णगिरी धाम में मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन ने विशेष ध्यान दे रही है। मेला के क्षेत्र बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जा रहे हैं। मीडिया से कवरेज के बाद मेला के मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने अन्य खामियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। ठूलाघाट के सहित विभिन्न स्थानों के श्रद्धालुओं के पेयजल और चिकित्सक टीम की एम्बुलेंस व्यवस्था भी की गई, जबकि पूर्णगिरी मार्ग में पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी को टैंकर रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही मिलने वाले मीडिया के कार्यक्रम में अस्वस्थ को लेकर भी जिला और पंचायत निर्देशित किया गया कि ताकि कवरेज में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ लगभग हमें 15 साल हो गए आते हुए, और श्रद्धा की बात यह है कि हम लोगों पे श्रद्धा क्या हो सकती है बताओ? ये तो सब उन्हीं का गांव है, वो ही करवा लेती है अपने आप से, नहीं तो किसी में कोई भी वो नहीं है कि वो कुछ कर पाए। लगभग 15 सालों से ये वो मुझे सेवा का भागी मैं आ रहा हूँ। 1 साल बीच में नहीं आ पाया, 2 लाख टन उठा, उसमें वही नहीं था, तभी नहीं आ पाया। बिल्कुल नो डाउट तो है। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।